नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान में हम प्रस्तावना बता चुके हैं एक क्लास में। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, उसकी क्या विशेषताएं थी और उसमें क्या क्या जो है प्राविधान किए गए थे और क्या जो है उसमें कितने क्या अनुच्छेद थे, उसका आकार क्या था और ये अन्य देशों के संविधान से किस तरह से मेल खाता है और किस तरीके से अलग है, उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट होगा सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ, इतना विस्तृत क्यों हुआ, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। उधार का थैला का मतलब जो भी जिन देशों के संविधानों से विभिन्न विभिन्न अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिससे जो कुछ भी मिला भारतीय संविधान में, छोटी छोटी चीज़ों को जो वहाँ पर अच्छी चीज़ें थी उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ऐसी प्रक्रिया में हुआ क्या कि थोड़े थोड़े प्राविधान सभी देशों से लिए गए, जिससे इसके ढांचे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, ये बहुत ही विस्तृत हो गया। और आप लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्राविधान हैं उनके लगभग आधे से ज़्यादा, यानी कह लीजिए कि 90% प्राविधानों को हूबहू इस भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्योंकि 1935 के अधिनियम तक जो है भारतीय संविधान जो बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के हित के बारे में, भारतीयों के हित को देखते हुए ही बनाया गया था। तो जिससे हुआ क्या कि वो सारे संविधान जो उस समय तक बने थे, जो भी नियम और कानून बनाए गए थे, वो भारतीयों के हित में थे, इसलिए जो है उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अब इसकी विस्तारता की बात करेंगे तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग, ये जो है ये इतने शुरू में संविधान जो है शुरू में थे जब संविधान लागू हुआ। तो इतने जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग कब तक थे, ये जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, यानी 26 जनवरी 1949 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब इतनी चीजें उसमें ऐड थी, यानी 395 अनुच्छेद थे। और मूल रूप से 395 अनुच्छेद आज भी है, क्योंकि ये अनुच्छेद का बढ़ना ये मूल ढांचे का एक सिद्धांत है। तो इसमें अनुच्छेद अब भी नहीं बढ़ा है। इसमें जो बढ़ा है, अब जो बढ़ा है उसमें अनुसूचियों की संख्या, अनुसूची कितनी हो गई है, ये 12 हो गई है, यही बढ़ा है। और ये 22 भाग जो पार्ट करके इसको जो है भाग जो इसमें विभाजित किया गया वो 24 तक पहुंच गया है। तो इसमें जो भाग की बात है, तो भाग भी जो है इसमें जो बनाया गया है वो भी पार्ट करके ही बनाया गया है, लेकिन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अब अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई हैं, क्या जोड़ी गई हैं, ये सब विषय आंतरिक है। इसको जब हम अनुसूची पढ़ाएंगे, अनुसूची के विषय में बताएंगे, तब कौन कौन से अनुसूचियां कहाँ कहाँ जोड़ी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर इतना ही आपको जान लेना आवश्यक है। अब तुलना की बात करें तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। और लगभग ब्रिटेन के संविधान की बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लगभग 128 के आसपास है। ब्रिटेन के संविधान में क्या है, 128 के आसपास है। फिलहाल ये लिखित नहीं है, ये अलिखित संविधानों में है। तो हम ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा इसमें लिखित संविधान में हिस्सा नहीं दे सकते हैं और ना ही यहाँ पर इसको हम चर्चा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कनाडा की बात करेंगे तो 147 है
कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। और भी अन्य देशों की बात हम करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 के आसपास वहाँ पर भी है, और अफ्रीका में 253 के आसपास है। तो ये सब बहुत ज़्यादा अनुच्छेद रटने की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी बात करेंगे हम भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में अब जो पार्ट करके हुआ है, ये अनुच्छेदों का पार्ट करके काखा गाघा करके जोड़ा गया है, 1 2 3 काखा गाघा करके जोड़ा गया है। तो इसमें लगभग 463 जो है वो अनुच्छेद, लगभग, क्योंकि बढ़ते रहते हैं ना, तो बढ़ते रहने से क्या होता है कि हम लोग लगभग में इतना याद करेंगे कि लगभग 463 अनुच्छेद हो चुके हैं अभी प्रेजेंट में संशोधनों के बाद। अब बात करते हैं इसके जो है विस्तार होने पर किसने क्या कहा। इतना बड़ा संविधान है, इसके बारे में जो विचारक थे, जो संविधानविद थे, जो विधि वेत्ता थे, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, इसके विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में इसमें एक नाम आता है सबसे पहले सर आइवर जेनिंग्स का। सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा इसके विस्तार के बारे में। इसके विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी उन्होंने कहा कि यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसको उन्होंने क्या कहा कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। और विस्तृत संविधान क्यों है, विस्तृत का इसको इन्होंने क्या कहा कि ये जो विस्तृत है, इतना बड़ा है, इसको इन्होंने क्या कहा कि ये इसका विस्तृत होना ही इसका दुर्गुण है। यानी भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने कहा कि इसका विस्तृत होना ही इसका दुर्गुण है। दुर्गुण कहा इन्होंने, इसका विस्तृत होना ही इसका दुर्गुण बताया भारतीय संविधान के बारे में। और कहा कि ये वकीलों का स्वर्ग है। इन्होंने ही क्या कहा था कि वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग कहा। इन्होंने क्या कहा कि वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के जो प्राविधान हैं वो कहीं न कहीं बहुत जटिल है। तो जटिलता के कारण इन्होंने वकीलों का स्वर्ग कहा, और कहा कि इसमें जो वकालत किया हुआ होगा उसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है लोगों को समझाने का और बताने का, और वकील एक बुद्धिमान प्राणी माना जाएगा इस भारतीय संविधान की दृष्टि से। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें सबसे बड़ा, इस पर चर्चा हो चुकी है, और इसके बारे में जो बातें कही सर आइवर जेनिंग्स ने, उन्होंने कही कि ये बहुत ही विस्तृत है और विस्तृत होना ही इसका दुर्गुण है। और एक बात उन्होंने कही कि ये वकीलों के लिए क्या है, स्वर्ग है। ये जो वकीलों के लिए स्वर्ग वाला है, ये कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसको किसने कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने, ये विदेशी थे, तो ब्रिटिश विधिवेत्ता थे, इन्होंने इसके बारे में ये कहा। अब दूसरा आता है लिखित संविधान की। तो लिखित में क्या है कि इसके लिखित होने का क्या अर्थ है, और लिखित है तो फिर किस लिए है। इसमें दूसरा आता है लिखित संविधान, विशेषताओं में लिखित संविधान। तो लिखित संविधान की हम बात करेंगे तो भारत में लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं, जिन्होंने हम पर राज किया 250 सालों तक और उसके बाद वो हमको छोड़ के गए, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि हमने उनकी शासन व्यवस्था, उनकी जो संवैधानिक प्रणाली है, हम उसको न अपना करके हमने क्या किया कि अमेरिका से लिखने का जो है, जो लिखित संविधान की प्रेरणा है, उसको हमने अमेरिका से अडॉप्ट की। तो अमेरिका में क्या है, सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अगर कहीं है तो वो अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित
लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। ये विश्व का पहला जो है वो लिखित संविधान है अमेरिका का। और भारत की बात करेंगे तो भारत का जो लिखित संविधान है वो जो है अमेरिका से प्रेरित होकर के लिखा गया है। और ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के जो संवैधानिक कानून बने हुए हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो बदले हुए हैं और वो लिपिबद्ध नहीं किए गए, वो धीरे धीरे करके विकसित हुए हैं। कोई अब लिखित संविधान का सीधा सा तात्पर्य यह है कि लिखित संविधान जिस देश का होगा वहां पर संविधान सभा का गठन होगा प्रॉपर तरीके से, और जनता द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, और उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का जो निर्माण किया जाएगा, जो लिपिबद्ध किया जाएगा, वो लिखित संविधान होगा। ना कि धीरे धीरे परंपराओं के आधार पर, व्यवहारिक आधार पर जो संविधान बना है वो लिखित संविधान होगा। वो ना हो करके इस तरीके से लिखित संविधान होगा। अब लिखित संविधान में कहा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा सभा का गठन किया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनका जो गठन किया जाएगा, सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा और सदस्यों का चुनाव जो होगा वो जनता द्वारा होगा, तब जाके वो लिखित संविधान की जो है वो प्रेरणा बन सकता है, यानी लिखित संविधान हो सकता है। तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका में जो है लिखित संविधान है, जो पहला लिखित संविधान है। आगे हम बात करेंगे तो संसदीय प्रणाली की देन कहाँ की है भारत में? संसदीय प्रणाली किस देश से अडॉप्ट की गई है? संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो हम संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से हूबहू ली गई है। तो नंबर 3, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है, शासन व्यवस्था जो है, संसदीय प्रणाली या शासन व्यवस्था जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भारत में ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से। ये हूबहू ब्रिटेन से ली गई है। हम कह सकते हैं कि एकदम कॉपी कर ली गई है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो है वो क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष का जो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो एक प्रकार से कह लीजिए कि राष्ट्राध्यक्ष जो है वो केंद्र और राज्यों में जो होता है वो एक समान होता है। यानी कह लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था जो चलती है केंद्र और राज्यों में, दोनों में समान रूप से चलती है। और इसका जो एक और कहा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा इंग्लैंड के समान क्या होगा, सम्राट के समान होगा। यानी जैसे भारत में, इंग्लैंड में जो है नाम मात्र का मुखिया सम्राट होता है, उसी तरीके से भारत में, भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति भी भारत का जो है नाम मात्र का मुखिया होता है, और कार्यकारी मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और उसकी मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है। तो इसमें जो कार्यपालिका का प्रधान है संसदीय व्यवस्था में, वो ब्रिटेन के जो है समान नाम मात्र का प्रधान है। क्या है? कह सकते हैं कि इसमें जो है कार्यपालिका प्रमुख जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होगा। किसके अनुसार? ब्रिटेन के अनुसार। कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अनुसार। ब्रिटेन के अनुसार क्या होगा? ब्रिटेन के जो संविधान है उसके संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली के अनुसार क्या होगा कि कार्यपालिका प्रमुख जो होगा वो नाम मात्र का प्रमुख होगा, जबकि वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। यानी वास्तविक प्रमुखता की जो शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होगी। अब संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो संसदीय प्रणाली में जो है वो ढेर सारी चीजें हैं। जैसे संसदीय प्रणाली में क्या है कि संसद की व्यवस्था,
संसद का जो है विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों की नियुक्ति, संसद के सदस्यों के जो आचरण हैं उनके बारे में, और संसद में जो समितियां गठित की जाती हैं और समितियों के बारे में, समितियां किस प्रकार से किसका जांच करेंगी, कैसे क्या करेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला इसमें है जो इसके संसदीय प्रणाली के बारे में, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में जो है, जो कुछ विदेशी इतिहास क्या नाम के कानूनविदों ने, या फिर कह सकते हैं कि विदेशी जो संविधानविद हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे केसी वियर का नाम आता है सबसे पहले, तो केसी वियर ने क्या कहा है, केसी वियर केसी वियर ने भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में कहा, यानी संघात्मक प्रणाली के बारे में कहा कि इन्होंने कहा कि यह अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य क्या है, समन्वय है। यह क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का जो ढांचा है, उन्होंने क्या कहा कि संघीय व्यवस्था के ढांचे में अधिक कठोर और अधिक लचीले संविधान, यानी कह लीजिए कि अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य अच्छा समन्वय है। इन्होंने क्या कहा कि अधिक कठोर और अधिक लचीले, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था को उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को कि ये अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य क्या है, अच्छा समन्वय स्थापित करता है। और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट और दिया कि भारत का संविधान अर्धसंघीय संविधान है। इन्होंने क्या कहा कि अर्धसंघीय संविधान है, अर्धसंघीय संविधान। इन्होंने अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दी, केसी वियर साहब ने, इन्होंने अर्धसंघीय संविधान की जो है संज्ञा दी। अब इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है संसदीय प्रणाली में, संसदीय शासन व्यवस्था में, तो सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें जो है लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनका सामूहिक रूप से, यानी मंत्री परिषद का जो सदस्य होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, और व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम संसद पढ़ाएंगे तो संसद के विषय में संसद में करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना जान लीजिए कि सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये इस संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। अब इसमें एक विशेषता और आती है मूल अधिकार की, कि हमारे मूल अधिकार, इसमें जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं, मूल अधिकार बहुत ही सोच समझ कर शामिल किए गए हैं, और ये अमेरिकी शासन व्यवस्था यानी अमेरिकी संविधान की देन है भारत में। तो भारत में अमेरिका का जो संविधान है वो मूल अधिकार हमें देता है, और मूल अधिकार को हम भारतीय संविधान में शामिल करते हैं। मूल अधिकार की हम बात करेंगे तो ये कहाँ से है, अमेरिकी संविधान से। अब मूल अधिकार की बात करेंगे तो किसी भी भारतीय संविधान में, यानी किसी भी संविधान में, भारतीय नहीं किसी भी संविधान में जहां पर मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, वो मूल अधिकार भारतीय संविधान के जो है कह सकते हैं कि आत्मा यानी प्राण है। यानी मूल अधिकारों को अगर संविधान में शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं जनतंत्र जो है, ये जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, किसी भी देश की जनता जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी भारतीय संविधान में हम बात करेंगे तो जनता प्रमुख है। तो जनता जो है उसको अगर मूल अधिकारों का जो संरक्षण मिलता है, उन मूल अधिकारों के संरक्षण में कहा जा सकता है कि उसको जो है एक तरह से अच्छी साझेदारी संविधान में दी गई है, यानी संविधान के विषय में उसको अच्छी जो है साझेदारी दी गई है। अब मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में है, भाग 3, और इसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 मूल अधिकार दिए गए हैं।
6 मूल अधिकार पहले तो 7 थे, लेकिन अब एक जो है इसमें से हट गया है। जैसे संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है यहीं लिख देते हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब कहाँ कर दिया गया है, 300 का, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कर दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, यानी मूल अधिकार नहीं रहा, ये मूल अधिकार अब नहीं रहा। अब इसलिए 6 ही है, पहले क्या थे, 7 थे। तो भाग 3 में 6 मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो है राज्य के जो विधायी और कार्यपालिका शक्ति जो है उस पर निर्बंधन लगाता है। निर्बंधन का अर्थ ये होता है कि मूल अधिकार जो है वो यह बताते हैं राज्यों को कि क्या करना है, यानी राज्यों के बारे में ये बताते हैं कि राज्यों को नागरिकों के लिए क्या करना है, मूल अधिकार ये बताते हैं। और अनावश्यक कार्य जो मूल अधिकारों के हनन के बारे में होता है उसमें ये बताते हैं कि मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में राज्य को क्या करना चाहिए, यानी राज्य अनावश्यक कोई मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है और मूल अधिकारों को छीनित नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल अधिकार जो है वो राज्यों की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं, यानी ऐसा कोई कार्यपालिका और विधायी शक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों का हनन करे। यानी कह सकते हैं कि राज्य की विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन लगातार ये है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में ये सारी चीजें हैं। इसके प्रतिकूल जो विधि बनाई जाएगी, जैसे इसमें कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण की बात जहां तक आती है तो भारत के न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के जो है संरक्षण में होते हैं। संरक्षण मूल अधिकारों का जो है वो भारत के न्यायालय करते हैं। तो इसमें जो है मूल अधिकारों के खिलाफ, यानी मूल अधिकारों के खिलाफ या प्रतिकूल कोई भी कानून जो है वो न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यानी मूल अधिकारों का जो संरक्षण की बात है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो कौन है, न्यायालय। हम जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो किसकी शरण लेते हैं, न्यायालय की, यानी न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का जो है वो संरक्षण करता है। अब अगला जो आता है वो आता है अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी विशेषताओं में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल है। तो नीति निर्देशक तत्व को जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि ये कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं।
यानी नीति निर्देशक तत्व जो है ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। यानी जनता के कल्याण के लिए, जो भारत की जनता है, भारत की जनता के कल्याण के लिए जो है वो राज्य की सरकार को, यानी राज्य को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से इसको शामिल किया गया है। ऑस्टिन ने जो है, जो जी ऑस्टिन है, जी ऑस्टिन ने जो है इसके बारे में कहा है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। उन्होंने कहा कि यह राज्य की आत्मा है। क्या है? राज्य की आत्मा। इन्होंने जो है नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है, ये इनका स्टेटमेंट है। और इन्हें ये जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। इनको जो है मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके बारे में जो कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में जो है क्या है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में बहुत बाद में शामिल किया गया है, क्योंकि शुरू में ये था नहीं। तो शुरू में ना होने के कारण क्या हुआ कि अब आप मूल अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमारे अधिकार ये हैं, लेकिन आपके कर्तव्य क्या हैं, ये भी, इसका भी निर्धारण होना चाहिए भारतीय संविधान में। तो इसको देखते हुए क्या किया गया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों को, मूल कर्तव्य, इनको जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया कि 42वां अमेंडमेंट किया गया। 42वां अमेंडमेंट जो किया गया 1976 में, उसके द्वारा क्या किया गया कि इसको शामिल किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब इसमें हुआ क्या, मूल कर्तव्यों में शुरू में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए, 10 मूल कर्तव्य। और बाद में क्या किया गया कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, ये भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है। और 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 2002 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें द्वारा। और इसमें 11वें मूल कर्तव्य में है क्या, 11वां मूल कर्तव्य इसमें शामिल क्यों किया गया? तो 11वें मूल कर्तव्य में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, इसमें जो है क्या है कि अभिभावकों अथवा माता पिता द्वारा इसको क्या किया जाएगा, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है उसका जो है पालन किया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा का के अधिकार का जो है पालन किया जाएगा।
जाएगा। यानी इसका कहने का तात्पर्य सीधा से है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो माता पिता और अभिभावकों द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, उसमें जो है उनकी सहायता करनी होगी और उनको जो है स्कूल भेजना उनका जो है ये कर्तव्य होगा उनका। और वो जो है इन बच्चों को पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं बनेंगे। अब उसमें आता है अगला स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है किसी भी देश के संविधान की रीढ़ होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से और किसी भी देश के संविधान से शायद उठ सकता है, क्योंकि स्वतंत्र होगी तो उस पर विश्वास होगा। इसलिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है वो भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान की एक प्रकार से कह सकते हैं प्रमुख विशेषताओं में है। तो भारतीय संविधान में जो प्रमुख विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो क्या है कि विवादों के जो समाधान है उनको सही तरीके से विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का आवश्यकता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान में इस बेस पर शामिल की गई है, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से इसलिए की गई है क्योंकि पॉलिटिकल दबाव ना हो न्यायपालिका पर। यदि पॉलिटिकल दबाव यानी राजनीतिक दबाव नहीं होगा तो वो निर्णय लेने में सक्षम होगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो है वो बहुत ही आवश्यकता है। तो अगर बात करेंगे संघ और राज्यों के विवाद के समाधान के लिए, तो संघ और राज्यों के विवाद के समाधान में जो है यदि न्यायपालिका किसी का पक्ष लेती है तो वो जो है वो हो सकता है कि केंद्र का पक्ष ले। केंद्र के संबंध में अगर राजनीतिक दबाव होगा तो यह हो सकता है कि राज्य का पक्ष ले। तो इससे जो है स्वस्थ जो निर्णय होंगे वो नहीं हो पाएंगे इसके विषय में। और मूल अधिकारों के संरक्षण का जो दायित्व है वो कदापि नहीं हो पाएगा, मूल अधिकारों के संरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो। और अगला आता है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, यानी जो नम्य और अनम्य, नम्य और अनम्य, अनम्यता का अनोखा मिश्रण, अनोखा मिश्रण। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण जो होगा वो बहुत ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसमें कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में यानी विधायी व्यवस्था में जो संशोधन की बात है, यानी संविधान संशोधन की जो बात है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 368 के अंतर्गत आता है। तो 368 में क्या है कि 3 तरह के संशोधन बताए गए हैं। प्रथम जो है वो साधारण बहुमत यानी सामान्य बहुमत द्वारा। दूसरा बताया गया है कि विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा कहा गया है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, राज्यों का अनुसमर्थन। ये जो है ये 3 जो है संशोधन बताए गए हैं। इसमें सामान्य बहुमत का जो संशोधन होगा वो बहुत ही साधारण तरीके से होगा और विशेष बहुमत का संशोधन आधे से अधिक सदस्यों का जो है उसमें समर्थन होगा, 2/3 सदस्यों का जो है समर्थन होगा। विशेष बहुमत में क्या होगा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन यानी राज्य की भी सहमति इसमें आवश्यक होगी। ये होगा नम्यता और अनम्यता का मिश्रण कहा जाएगा संशोधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें जो है आइवर्स जेनिंग्स ने जो इसमें कठोरता और लचीले के मध्य जो है क्या नाम के आवश्यकता से अधिक कठोर कहा, यानी नम्यता और अनम्यता को जो है इन्होंने क्या कहा आइवर्स जेनिंग्स ने कि ये जो है संशोधन की दृष्टि से क्या है कि आवश्यकता से अधिक कठोर है, आवश्यकता
से अधिक कठोर। कठोर किसने कहा? जेनिंग्स ने। जेनिंग्स महोदय ने क्या कहा कि ये जो है आवश्यकता से अधिक कठोर है। तो आज यहाँ तक हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो उसमें देखने में परेशानी होती है। आज हम यहाँ तक बताएंगे, कुछ विशेषताएं छूट रही हैं जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।